हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप? ये देखिए मेरे हाथ में दो चीजें हैं। क्या है? यह है मार्कर और यह है चौक। ठीक, अब इसको चौक को हम तोड़ते हैं। ये देखिए टूट गया। ठीक, अब इसको मार्कर को तोड़ते। नहीं टूट रहा है ना, ये नहीं टूट रहा है, ये टूट गया है। ये सब चीजें क्या है? पदार्थ यानी कि मैटर। कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं टूटते हैं। तो आप लोग जो है क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। क्लास 9 का हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आज। कौन सा चैप्टर है? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, चैप्टर शुरू करने से पहले बच्चों आपसे एक बात कहना चाहूंगी। बच्चों, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको क्लास में टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता है। और साथ में मेरी वीडियोस, इनसे ही आप चैप्टर इतना आसानी से समझ लेंगे कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टडी स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। कौन सा? हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर 1। ठीक बच्चों, इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और जो है इसके हम 4 वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऐसे चैप्टर काफी बड़ा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले पार्ट में हम क्या स्टडी करेंगे कि पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, कैसे बनता है और पदार्थ की विशेषताएं क्या है। ठीक है, इसको हम पार्ट 1 पहली वीडियो में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक, पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, ये जानते ही होंगे। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी आपस में तुलना करेंगे। ठीक, और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। गलन क्या है, गलनांक क्या है, हिमन क्या है, हिमांक क्या है, क्वथन क्या है, क्वथनांक क्या है, ये सब हम स्टडी करेंगे। और लास्ट पार्ट में हम करेंगे गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण। ठीक, तो इस तरह से पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम जानेंगे कि पदार्थ क्या है। ठीक, ये तो अभी मैंने आपको बताया है ना, ये पदार्थ है। चौक वो पदार्थ है ना। और जो है बोर्ड, ये पदार्थ है। हर चीज जो है हमारे आसपास की जो है वो सब क्या है? पदार्थ है। चीनी पदार्थ है, रेत पदार्थ है, लकड़ी पदार्थ है, चट्टान पदार्थ है। हमारे आसपास की सारी चीजें हैं वो सारी क्या है? पदार्थ यानी कि मैटर हैं। ठीक है, दोनों ही वर्ड आप ध्यान रखिए, पदार्थ कहें या फिर मैटर कहें। ठीक है, पदार्थ या फिर मैटर, है ना। तो सारी चीजें जो हमारे आसपास की हैं वो पदार्थ हैं। ठीक, तो लेकिन साइंस के लैंग्वेज में हम पदार्थ को कैसे डिफाइन करेंगे, मैटर की डेफिनेशन क्या देंगे? तो हम लिखेंगे कि जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिसमें द्रव्यमान होता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या कहेंगे? जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है वो वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। जैसे चीनी पदार्थ है, नमक पदार्थ है ना, ये आपका बोर्ड पदार्थ है, ये भी पदार्थ है ना। हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं वो पदार्थ हैं, है ना। हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े भी पदार्थ हैं, है ना। हम जो है फोन यूज करते हैं वो भी पदार्थ है। हम चेयर पे बैठते हैं, चेयर भी पदार्थ है। ऑल आर थिंग्स आर मैटर्स। ठीक है, लेकिन अब जैसे हवा पदार्थ है, यस हवा पदार्थ है। हवा में हवा स्थान घेरती है और हवा में द्रव्यमान होता है, लेकिन हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो पदार्थ है, मैटर है। ठीक, अच्छा, हमारे जो इमोशंस हैं, दुख है, घृणा है, प्यार है, या ये सारी इमोशंस, क्या ये भी पदार्थ हैं? नहीं, ये जो है पदार्थ नहीं है, क्योंकि इनमें द्रव्यमान नहीं होता है, ना ये स्थान घेरते हैं, है ना, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो है ना ही इनमें द्रव्यमान है, ना ही ये स्थान घेरती, यानी ये पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ क्या है, मैटर क्या है? वे सारी वस्तुएं जिनमें मास होता है, द्रव्यमान, है ना, और जो स्थान घेरती, उनको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की डेफिनेशन आएगी तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज मैटर, है ना। वो सारी वस्तुएं वो जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो, साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं वो पदार्थ है।
अब देखिए पदार्थ क्या है, क्लियर हुआ आपको। ठीक, नेक्स्ट हम जानेंगे पदार्थ कैसे बनता है ना। पदार्थ कैसे बनता है, तो देखिए पदार्थ है ना, इसको हम तोड़ें तो क्या होगा, तोड़ते जाएंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है ना, उनसे मिलके पदार्थ बनता है जिसको हम कहते हैं परमाणु या फिर अणु। ठीक, पदार्थ बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से, स्मॉल कणों से मिलके बना होता है, जिन्हें हम कहते हैं परमाणु या अणु। ठीक, जैसे जल है, जल किससे बना है, जल छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना है। नमक है, या ये आपका ये है मार्कर, तो ये सब चीजें किससे मिली है, बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बनी हुई है, जिनको हम क्या कहते हैं, परमाणु या अणु। अभी परमाणु क्या होता है ना, परमाणु आप कहोगे परमाणु क्या होता है मैम, है ना, परमाणुओं से मिलके बना है। परमाणु बेटा सबसे छोटा कण है, ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण है, जो कि जो है जिससे मिलके हमारा ये पदार्थ बनता है। ठीक, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल जिसको हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और ये जो है अकेले रह सकता है, सबसे छोटा कण जो अकेले एग्जिस्ट करता है, अकेले रह सकता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। ठीक, और अणु किसे कहते हैं, दो परमाणु जब मिल जाते हैं तो वो एक अणु बनाते हैं। 3 परमाणु मिल जाएंगे, 4 परमाणु मिल जाएंगे, इस तरह से परमाणु मिल करके जो है क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो परमाणु की डेफिनेशन भी साइंस की लैंग्वेज में क्या होगी, वह न्यूनतम, वह छोटे से छोटा कण जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, उसको हम परमाणु कहते हैं। और अणु किसे कहेंगे, अणु जो है वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अणु जो है पहले परमाणु में टूट जाता है। ठीक है, तो ये आपका अणु और परमाणु में अंतर हुआ। ठीक, तो परमाणु क्या है, बहुत ही छोटे से छोटा कण है जिससे मिलकर कोई भी मैटर यानी कि पदार्थ बनता है। ठीक, क्लियर बच्चों। ये देखिए ये बुक है, ये छोटे बहुत सारे सूक्ष्म कणों से मिलके बनी हुई है। मार्कर सूक्ष्म कणों से मिलके बना है, तो समझ में आ गया ना, मैटर क्या होता है, पदार्थ जो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है, उनको हम क्या कहते हैं, परमाणु या अणु कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपने पानी तो देखा होगा, है ना, पानी की अगर आप एक ड्रॉप लो, सिर्फ एक ड्रॉप, ठीक है, एक बूंद पानी की लो, ठीक, तो उसमें आप सोच सकते हो कितने अणु होंगे, अणुओं की संख्या उसमें कितनी होगी। तो बच्चों इस एक बूंद में मालूम है आपको कितने अणु होंगे, कितने सूक्ष्म अणुओं से मिलके ये एक बूंद बनी है। ये एक बूंद 1 × 10⁻21 अणुओं से मिलके बनी है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, जो है एक पे कितने जीरो लगाओ, 21, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके कितने जीरो लगा दोगे, 21, यानी लाखों लाखों करोड़ों जो है इसमें जो है सूक्ष्म कण हैं जिनसे मिलके ये पानी की एक बूंद बनी है। तो सोचो कितना छोटा सा कण होता होगा वो, है ना, जिसको हम बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। ऐसे कणों से मिलके जो है कोई भी पदार्थ बनता है। क्लियर हो गया, क्लियर, ओके। ठीक, अब नेक्स्ट जो है आपको समझ में आ गया पदार्थ क्या है ना। हमारे आसपास की जो है वह सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो सब क्या है, पदार्थ यानी कि मैटर है। मैटर कैसे बनता है, मैटर बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलके बनता है, जिनको हम अणु या परमाणु कहते हैं। पदार्थ की अब थर्ड पार्ट हम करेंगे, पदार्थ की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। कुछ पदार्थ की कैसे हम पहचानेंगे, ये पदार्थ है, कुछ उसकी प्रॉपर जो है उसकी विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। क्लियर हुआ। ठीक, नेक्स्ट ये जो छोटे छोटे कण हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अणु या परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये आप जो है साथ के साथ मेन पॉइंट नोट करते जाइएगा। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें सारा आपको एक तरफ से क्रम से मिल जाएगा।
ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँ साथ में अपनी बुक खोल लीजिएगा, आपको सारी चीजें उसमें जो है और सारे जो टॉपिक्स हैं उसके वो सारे मैं सारे समझाऊंगी एक तरफ से। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से, बहुत लाखों करोड़ों सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और जो है इनको हम अणु या परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है पदार्थ का। ठीक, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है, जबकि अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है। ये मेन अणु और परमाणु में अंतर है। ठीक है, ऐसे ये देखिए पानी की बूंद का आपको समझ में आ गया ना, एक बूंद में जो है एक पे आप 21 जीरो लगाओगे, इतने लाखों करोड़ों जो है सूक्ष्म अणु होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी विशेषताओं पे आ जाइए। पहली विशेषता क्या है, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। पहले आप सारी विशेषताएं इसको लिखते हैं, फिर एक एक करके आपको समझाते हैं। बच्चों, तो पदार्थ की विशेषताएं क्या होती है, सबसे पहले एक नजर सब सारी विशेषताएं समझ लेते हैं। पहली है पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये हम अभी आपको बता चुके हैं, पानी की एक बूंद में जो है बहुत सारे लाखों करोड़ों जो है परमाणु या अणु होते हैं, है ना। तो पदार्थ के कण जो है कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। ठीक है। तीसरा, पदार्थ के कण जो है हमेशा निरंतर गतिशील रहते हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चार ये मेन प्रॉपर्टीज हैं पदार्थ की, इनको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पदार्थ के कण जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं। तो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे करें एक्सपेरिमेंट, देखिए ये आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या किया, एक बीकर लिया है, उसमें हमने 100 ml वाटर लिया है, 100 मिलीग्राम पानी लिया। ठीक, और उसमें हमने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उसके अणु जो है बहुत ही रेड कलर के होते हैं। सिर्फ 2 या 3 हमने इसमें अणु डाले। कितने डाले, 2 या 3 कण डाले। ठीक है, 2 या 3 कण हमने इसमें डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के। तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पानी जो है बैंगनी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या किया कि इस पानी में से सिर्फ 10 ml पानी हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। कितना ले लिया, 10 ml पानी जो है एक हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ठीक, 10 ml। ठीक, और इसमें हमने 90 ml जो है वाटर लिया, साफ पानी लिया, और उसमें हमने 10 ml पानी मिला दिया। कुल कितना हो गया, 100 ml। ठीक, तो वो 10 ml जो है इस पूरे पानी को फिर बैंगनी कर देगा। जो पानी हमारा साफ सुथरा था उसमें हमने सिर्फ इस सॉल्यूशन में से सिर्फ 10 ml मिलाया, वो भी बैंगनी हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर एक और बीकर लिया, उसमें फिर हमने 90 ml साफ पानी लिया। फिर अब इस वाले में से हमने सिर्फ जो है 10 ml पानी उसमें डाल दिया, तो वो फिर से बैंगनी हो गया। ऐसे ही हम 8-10 बार करते गए, और हर बार पानी जो है कैसा होता गया, बैंगनी होता गया। जबकि हमने इसमें सिर्फ 2 या 3 पार्टिकल लिए थे, उसने इतने सारे पानी को पर्पल बैंगनी कर दिया। इसका मतलब समझ लीजिए कि उन 2-3 कणों में कितने सारे मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, है ना, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, जिसने जो है इतने सारे पानी को जो है वो बैंगनी कर दिया। तो इससे पता लगा कि जो है ये छोटे छोटे कण जो है कितने लाखों करोड़ों छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं पदार्थ के कण। ठीक है, क्लियर हुआ। और ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट आप और घर में कर सकते हो। आपके घर में डिटॉल तो होता ही होगा, तो डिटॉल जो है आप थोड़ा सा लीजिए और एक बाल्टी पानी लीजिए। ठीक, उसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल दीजिए। ठीक, पूरा पानी जो है वो उसमें डिटॉल की खुशबू आ जाएगी। ठीक, अब उससे आप दूसरी बाल्टी लीजिए, उसमें साफ पानी लीजिए, फिर उस जो बाल्टी भरा पानी है उसमें थोड़ा सा डिटॉल पड़ा हुआ, उसमें से थोड़ा सा लेके उस बाल्टी में डाल दीजिए। उस बाल्टी में भी डिटॉल की खुशबू आ जाएगी। उससे आप दूसरा साफ पानी लीजिए, उसमें से थोड़ा सा मिलाइए, उसमें भी डिटॉल की खुशबू आ जाएगी। ऐसे आप उस जरा से डिटॉल से बहुत सारा पानी जो है उस डिटॉल की खुशबू का कर सकते हैं।
है ना। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि वो डिटॉल जो थोड़ा सा हमने लिया था उसमें जो है डिटॉल के लाखों करोड़ों जो है छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अणु या परमाणु कहते हैं। ठीक, तो इससे क्लियर हुआ कि पदार्थ के कण जो है कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ जो है बना होता है, जिनको हम अणु या परमाणु कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। ठीक, तो पहली विशेषता आपकी हो गई कि पदार्थ के कण जो है बहुत छोटे छोटे पदार्थ जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। ठीक, दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी है पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। ठीक, पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। ठीक, इसको अभी हम बनाते हैं चित्र। देखो बच्चों, ये है पानी, ठीक है, साफ पानी है बिल्कुल। अब इसमें हम थोड़ा सा डिटॉल डालते हैं। ठीक, जो थोड़ा सा डालेंगे, देखिए ये देखिए, ये हमने डिटॉल ले लिया और ये पानी इसमें हम मिलाते हैं। ये देखिए पानी कैसा हो गया, वाइट हो गया। डिटॉल कितना सा था, बहुत जरा सा, ठीक है, बहुत थोड़ा सा था, और पानी कितना सारा था, इतना सारा। ठीक, और ये पूरा कैसा हो गया, वाइट हो गया। यानी कि इस डिटॉल के जो कण हैं, छोटे छोटे कण, वो पानी को पूरे में पानी में फैल गए। यानी कितने कण रहे होंगे, बहुत सारे रहे होंगे, लाखों करोड़ों, है ना। वो सब जो है इसमें मिक्स होके इसको पानी को इन्होंने कैसा कर दिया, वाइट कर दिया। अगर हम इसमें से थोड़ा सा पानी ले लेना और जो है इसको हम साफ उसमें डालें, तो वो पानी भी कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि थोड़े से डिटॉल जो है उसके थोड़े से कणों ने जो है इतने सारे पानी को जो है वो वाइट कर दिया। के तो क्लियर हुआ कि पदार्थ जो है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। वो कण इतने छोटे होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। लाखों करोड़ों, एक जो है एक उसमें जो है लाखों करोड़ों परमाणु या अणु जो है वो होते हैं। पानी की एक बूंद में कितने होते हैं, 10⁻21 जो है अणु होते हैं, है ना। 10⁻21 का मतलब समझ लो आप कितने करोड़ों अरबों होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी होती है पदार्थ की कि पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में स्थान होता है। ठीक है, इस स्थान को हम कहते हैं अंतरापणु स्थान, अंतराणुक स्थान। ठीक है, अणुओं के बीच में जो स्थान होता है अंतराणुक स्थान या इंटर स्पेस जो रहता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है उसको कहते हैं हम। ठीक है, अब जैसे ये देखिए ठोस है, ठोस के अणु जो है उन वो बहुत ही पास पास होते हैं। ऐसे सपोज कर लो आप क्लास में हो बच्चे, तो अगर किसी दिन क्लास में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे सब पास पास इकट्ठे इकट्ठे बैठ जाते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जो है, या फिर हमने लाइन लगवाई तो लाइन में अगर बच्चों को हमने बिल्कुल पास पास कर दिया तो क्या होगा, उनके बीच का स्थान कैसा रह जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। और जो है वो जो है अगर मूव करना भी चाहेंगे तो जो है इधर से उधर ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ठोस जो अणु होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके अणु बहुत ही पास पास होते हैं। उनके बीच में अंतराणुक स्थान बहुत ही कम होता है। और उसकी तुलना में अगर हम द्रव ले लें, यानी कि पानी ले लें या कोई भी लिक्विड ले लें, तो उसके अणु जो है थोड़े उसके कंपैरिजन में दूर दूर होते हैं और जो है उनके बीच का स्थान ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है। और अगर हम गैस ले लें तो गैस के अणु जो है वो तो बहुत ही दूर दूर फैले रहते हैं, तो उनके बीच का स्थान तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, तो अंतराणुक स्थान सबसे कम किस में होता है, ठोस में, उससे ज़्यादा किस में होता है, द्रव में, और उससे ज़्यादा किस में होता है, गैस में। ठीक, तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, स्थान होता है। ठीक, अगर आपने जो है कभी घर में जो है पानी में चीनी घोल के शरबत बनाया है ना, चीनी अगर आपने पानी में घोली होगी तो क्या आप देखते हो, या फिर अभी मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि पानी में जो है हमने क्या मिलाया था, डिटॉल मिलाया था, तो हमने क्या देखा कि डिटॉल के जो कण हैं वो पानी के कणों के बीच में आ गए हैं, है ना। पानी के कणों के बीच में जो स्थान है उस स्थान में क्या हुआ, डिटॉल के कण आ गए। ठीक, और जो पानी का लेवल था वो उतना ही रहा। ठीक, या फिर आप घर में आप एक गिलास लीजिए और उसमें आप क्या लीजिए, पानी लीजिए। ठीक, ऐसा
ऐसा करके देखिएगा। ठीक, तो पानी का लेवल जो है आप नोट कर लीजिए, ये है, इतना है पानी। ठीक, अब उसमें हमने क्या किया, 1 चम्मच चीनी मिला दी। क्या मिला दी, चीनी। ठीक, तो जब हमने उसमें चीनी मिलाई पानी में, तो अगर पानी के अणुओं के बीच में कोई स्थान नहीं होगा तो वो चीनी कहाँ आएगी, पानी का लेवल को बढ़ा देगी, ऊंचा कर देगी, है ना। लेकिन जब हमने उसमें चीनी घोली तो घोलने के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि पानी का लेवल तो बढ़ा ही नहीं, पानी तो जितना था उतना ही रहा। तो वो चीनी कहाँ चली गई, वो चीनी पानी के जो अणु थे उनके बीच में जो स्थान था उस स्थान में चली गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है, अदरवाइज चीनी का मिलाने पे पानी का लेवल बढ़ जाता। ठीक, तो जैसे ये पानी के अणु हैं, ये क्या है, पानी के अणु हैं, तो इनके बीच में जो ये जगह है उसमें कौन आ गया, चीनी के अणु आ गए। ठीक, और जो है पानी का लेवल नहीं बढ़ा। इससे सिद्ध हुआ कि पानी के या लिक्विड के या ठोस द्रव गैस के अणुओं के बीच में स्थान होता है ना। हम जो मार्कर से इस पे लिख रहे हैं तो ये इस पे क्यों चिपक जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो मार्कर है वो ये बोर्ड है, छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना है, इनके बीच में स्थान है और उस स्थान में इसके जो इंक के अणु हैं वो आ जा रहे हैं, तो वो इस पे चिपक जा रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है मार्कर से बोर्ड पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया, ठोस के अणु, द्रव के अणु या गैस के अणु, सभी अणुओं के बीच में स्थान होता है। ठोस में कम होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है और द्रव में उससे कम बीच का रहता है। ठीक है, तो ये विशेषता क्लियर हो गई, पदार्थ के अणुओं के बीच में स्थान होता है। ठीक है, थर्ड है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ठीक, पदार्थ के कण क्या करते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। ठीक, तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। लेकिन क्या ठोसों में भी मूव करते हैं, लिक्विड में, गैस में, किस में मूव करते हैं, तो देखिए जो ठोस होते हैं उनके अणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, एक डेफिनेट उनका पैटर्न होता है ना। जैसे कि आप ऐसे समझ लो, आपकी क्लास में जिस दिन बच्चा बहुत ज्यादा आ जाता है तो क्या होता है, 2 बच्चों की सीट पे 3 बच्चे बैठ गए। ठीक है, तो क्या हुआ, तो सब एक दूसरे से कैसे हो जाते, बहुत कंजेस्टेड हो जाते, तो वो कितना मूव कर पाएंगे, अपनी जगह पे इधर उधर थोड़ा सा ही मूव कर सकते हैं ना, है ना। तो ऐसे ही ठोस के अणु होते, इनके भी जो है अणु बहुत पास पास होते हैं, तो वो जो है अपनी जगह पे ही खाली मूव कर पाते हैं, इधर उधर हिलडुल पाते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं कि वो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बस खाली हिलडुल पाते हैं। ठीक, ठोस के अणु, जबकि द्रव के अणु वो दूर दूर होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह चले गए, तो वो इस तरह से मूव कर लेते हैं। जैसे पानी गर्म करते हैं तो नीचे के अणु जो है गर्म होके ऊपर आ जाते हैं, नीचे ठंडे अणु पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से द्रव के अणु जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं, लेकिन जो है एक डेफिनिट स्पेस में ही, जैसे ग्लास में या भगोने में जो पानी है तो उस पानी के अंदर ही मूव करेंगे, है ना। जबकि गैस के अणु जो है वो फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं। जैसे कि आपने रूम में अगर आपने परफ्यूम की बोतल खोली, पूरे रूम में खुशबू फैल जाएगी, है ना। तो गैस के अणु जो हैं उनको इसीलिए कहते हैं ना ही आकार निश्चित होता है ना ही आयतन, क्योंकि वो पूरी कहीं भी जो है स्पेस में जा सकते हैं। ठीक, जबकि लिक्विड का क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि आयतन उनका निश्चित होता है, क्योंकि वो उतनी ही जगह में बाउंड्री है, उतने ही के अंदर जो है मूव करेंगे। जबकि ठोस होते हैं वो अपनी जगह पे ही खाली मूव कर सकते हैं, अपनी जगह से इधर उधर नहीं जा सकते, अपनी पोजीशन छोड़ के, है ना। अपनी जैसे ये है तो अपनी जगह पे ही हिलडुल पाएंगे। ठीक है, आगे पीछे इधर उधर। ठीक, तो इसलिए ठोस का जो है आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। तो समझ में आया, पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील रहते हैं। अब जैसे अगर आप जो है सुबह को पूजा करते होंगे, धूप बत्ती जलाते होंगे, तो धूप बत्ती की खुशबू जो है क्या है, सब पूरे घर में फैल जाती है। क्यों, क्योंकि जो हवा है, हवा मूव कर रही है
और हवा के साथ में धूप बत्ती के कण भी जो है मिक्स होके पूरे घर में मूव कर जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये? या फिर अभी जो ये वाला प्रैक्टिकल था उसमें भी आपने देखा होगा, डिटॉल हमने जैसे ही डाला पानी में तो क्या हुआ था, जैसे ही पानी में डिटॉल डाला तो डिटॉल के कण मूव करके जो है गति करते हुए पूरे ही पानी में मिक्स हो गए, है ना। उसको हमने हिलाया डुलाया था नहीं, हिलाया था, लेकिन वो कण जो है क्या मूव कर रहे थे, गति कर रहे थे, इसलिए पूरे पानी में मिक्स हो गए और पूरा पानी जो है वाइट हो गया था। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी क्लियर हुई। चौथी क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, यानी कि कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। ठोस के कणों में बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, इसलिए वो एक दूसरे को छोड़ के कहीं भी नहीं जाते हैं, है ना। और जो लिक्विड यानी कि द्रव है, पानी है, उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उठ के चले जाते हैं, है ना। जो पक्की सहेलियां हैं वो अपनी जगह पे एक ही जगह पे बैठती है, वो नहीं जाएंगी, एक चाहे कोई कुछ भी कहे इधर उधर अलग अलग नहीं होंगी, है ना। और जो थोड़ी थोड़ी सी हल्की फ्रेंडशिप है, वो किसी ने कुछ कह दिया तो बस उनकी दोस्ती टूट जाती हो, एक जगह से दूसरी जगह फिर दूसरी फ्रेंड बना ली। ठीक, ऐसे ही ठोस जो है वो कैसा होते हैं, एक दूसरे को जो है बिल्कुल एक दूसरे को से अच्छी तरह से आकर्षित रहते हैं, जगह अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते, उसी जगह पे रहते हैं। इनमें आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि जो है द्रव में ठोसों की तुलना में आकर्षण बल कम होता है, और गैस में तो बहुत ही कम होता है, वो तो कहीं भी चले जाते हैं। अगर बॉटल है, बॉटल खोल दी तो पूरे में सब में फैल जाएंगे। तो गैस में जो है आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज बताइए, अब नेक्स्ट टॉपिक विसरण है ना। विसरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बताइए, आप लोग में किसी ने घर में काम किया है, किचन में काम किया है? नहीं तो आप सबकी मम्मी लोग करती होंगी, करती है। तो क्या होता है, अगर कभी बाई चांस गैस लीक हो जाए, ठीक, तो क्या होता है, आप अपने कमरे में बैठे हैं तब भी आपको पता लग जाता है कि गैस की महक फैल रही है, मम्मा गैस बंद करो, गैस लीक हो रही है ना। तो आपको ये कैसे पता लगा, गैस तो हो रही है लीक किचन में, आप अपने बैठे कमरे में, लेकिन आपको पता लग गया, ऐसा कैसे पता लगा? ये होता है विसरण की वजह से। जो गैस लीक हुई तो गैस के अणु जो है हवा के अणुओं के साथ मिक्स होके पूरे घर में फैल जाते हैं, है ना। तो ये दो पदार्थों का जो मिक्स होके एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, इसको हम कहते हैं विसरण, यानी कि डिफ्यूजन। ऐसे ही मम्मी किचन में अगर खाना बनाती हैं, बढ़िया बढ़िया खुशबू आती है, तो वो खुशबू भी जो है पूरे घर में फैल जाती है। आप लोग कहते हो मम्मा क्या बनाया है, क्या खाना बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना। तो वो खुशबू कैसे आती है आपके पास तक? विसरण के द्वारा आती है ना। उसकी खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिलकर आपके घर में फैल जाते हैं, है ना। तो ये घटना क्या कहलाती है? विसरण की। अगर आप तो घर में ठंडा खाना रखा है तो आपको किचन में पता लगेगा क्या रखा हुआ है? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें से खुशबू नहीं आ रही होगी, बहुत ही हल्की फुल्की आएगी, है ना। लेकिन अगर गर्म खाना होता है उसकी खुशबू तेजी से फैलती। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा होता है जो उनकी पार्टिकल्स की मोशन होती है, गति होती है, कणों की गति जो है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, है ना, यानी कि ताप पे, है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कणों की गति बढ़ जाती है। गर्म खाना है तो उसके कणों की गति जो है वो ज्यादा होगी, है। क्यों? क्योंकि उसका ताप ज्यादा होता है। ताप ज्यादा होने से क्या होता है? उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? एनर्जी ज्यादा होती है। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। गति की वजह से जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा कणों की बढ़ जाएगी। तो अगर गर्म खाना है तो उसके जो कण हैं उनकी गति क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा है। ठंडे अणु, ठंडा खाना है तो उनके अणुओं की गति क्या होगी? बहुत कम होगी। तो वो आपके
नाक तक जो है आप दूर गई हो तो आप तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर गर्म खाना है तो उनके अणुओं की गति ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, उनकी एनर्जी इसलिए ज़्यादा है, तो वो आपको जो है घर में आप कहीं भी बैठे होगे आपको गर्म खाने की खुशबू आ जाएगी, है ना। तो जो है ये चीज क्लियर हुई। कणों की गति किस पे डिपेंड करती है? ऊर्जा पे, गतिज ऊर्जा पे। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। तो अगर हमने किसी चीज को हीट दी, है ना, ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देने से क्या हुआ? उसका टेम्परेचर बढ़ा। ठीक, क्या बढ़ा? टेम्परेचर बढ़ा। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी। जब ऊर्जा बढ़ जाएगी, अगर तुम्हें ऊर्जा मिल जाए तो तुम क्या करोगे? तेजी से इधर से उधर घूमने लगोगे। अगर थके हुए होगे तो क्या होगा? इधर से उधर धीरे 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 चलोगे। और अगर तुम्हें एक गिलास दूध पिला दिया जाए तो जल्दी जल्दी तेजी से दौड़ने लगोगे, होगा। तो अगर आपको जो है क्या हुआ? हीट से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ी और उससे उनकी क्या बढ़ी? गति बढ़ी, यानी कि विसरण की क्रिया जो है वो तेज हो गई। क्या हो गई? विसरण की गति जो है उससे बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसीलिए गर्म खाने की खुशबू जो है आप तक जल्दी आती है इन कंपैरिजन टू ठंडा खाना हो, है ना। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं की जो है एनर्जी, गति, एनर्जी बढ़ने से बढ़ जाती है। तो विसरण की गति किस पे निर्भर करती है? ताप पे। अगर ताप बढ़ाएंगे हम तो विसरण की गति बढ़ जाएगी। आप पानी में चीनी घोलो, ठीक, ठंडे पानी में घोलोगे देर में घुलेगी। अगर आप पानी को गर्म पानी कर लोगे, तेज वो गैस पे रख दोगे तो वो चीनी बहुत जल्दी घुल जाएगी, है ना। तो उसमें क्या होता है? विसरण की गति बढ़ जाती है। तो विसरण की गति किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। काइनेटिक एनर्जी के जो है दो फॉर्मूले होते हैं, आप बड़े थोड़ा और क्लास में आओगे तो पढ़ोगे। काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, एक होती है हाफ mv² और दूसरा होता है 3/2 kT। ठीक, यानी कि अगर हमारी एनर्जी बढ़ी टेम्परेचर बढ़ने पे तो वेलोसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, ठोस द्रव गैस जो है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो है ठोस भी जो है कई तरह के होते हैं जिनमें आकर्षण बल जो है किसमें ज्यादा है किसमें कम है। हम कैसे पता करेंगे? इसका एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। अगर एक आप चाक का टुकड़ा लो, एक बर्फ का टुकड़ा लो और एक लोहे का टुकड़ा लो, ठीक, उसको हथौड़े से पीटो तो कौन पहले टूटेगा? चाक। उसके बाद कौन टूटेगा? बर्फ। और उसके बाद लोहे की कील टूटेगी? नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि लोहे के कील के अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बर्फ के अणुओं के बीच में, और बर्फ के अणुओं के बीच से भी ज्यादा, बर्फ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है उससे कम किस में होगा? चौक के अणुओं के में। तो चौक जो है बहुत जल्दी टूट जाएगा। ठीक, तो आकर्षण बल से हम ऐसे पता कर सकते हैं किनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, किनके बीच में कम है ना। तो पदार्थ के कणों की चारों विशेषताएं आपको याद हो गई, है ना। पहली विशेषता क्या थी? पहली विशेषता थी कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं, है ना। और दूसरी विशेषता क्या थी? दूसरी विशेषता थी जो है पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? स्थान होता है ना। और तीसरी क्या थी? पदार्थ के जो कण हैं वो उनमें गति होती रहती, गतिमान होते हैं। और चौथी लास्ट विशेषता क्या थी? कि पदार्थ के अणुओं में जो है आकर्षण बल होता है। ठीक, चार विशेषताएं थी पदार्थ की, चारों विशेषताएं आपको अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल, है ना, क्लियर हो गई हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इस तरह से 4 पार्ट में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तो इसके आप नोट्स बना लीजिएगा, बुक से जो है हर चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।